मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। सो फ्रेंड्स, ये आपका विधायिका चैप्टर 5 यानी कि 11th क्लास का विधायिका चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 6 टॉपिकों के बारे में हमने पढ़ा था, इसमें 7वें टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो 7वां टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, संसद कानून कैसे बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, संसद कानून कैसे बनाती है। अच्छा, जिन बच्चों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप जाके पिछला वीडियो दे सकते हैं, अथवा आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में आप सर्च कीजिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं संसद कानून को निर्माण कैसे करती है, किस हिसाब से करती है। तो पहले एक चीज़ ध्यान से समझिए कि कानून बनता कैसे है। एक ओवरव्यू मैं दूंगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे सपोज क्या है कि एक कानून बनाना है। कानून क्या बनाना है, जैसे आपके बुक में लिखा हुआ है कि जो लड़कियों की शादी करने की जो एज है, जो 18 वर्ष से कन्वर्ट करके 21 वर्ष कर दी जाए। ठीक है ना, 21 वर्ष की कर दी जाए। अगर सपोज ये कानून बनाना है, तो इस कानून को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रारूप बनाना पड़ेगा। प्रारूप बनाना पड़ेगा यानी कि एक प्रकार का, आप समझ सकते हो, एक प्रकार का उसको फॉर्म डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको मंत्रालय को देना पड़ेगा। ठीक है ना, मंत्रीगण होते हैं उनको देना पड़ेगा। वे क्या करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा में क्या करेंगे, पेश करेंगे। ठीक है, इंट्रो दे देंगे कि भाई लोकसभा और राज्यसभा में। फिर क्या होता है, इसके बाद का काम क्या होता है कि इस पे क्या होता है, ये प्रस्तुत जब यहाँ पे की जाती है तो ये चर्चाएं करते हैं। चर्चा करने के बाद क्या करते हैं, ये अपनी स्वीकृति देते हैं। स्वीकृति देते हैं तो ये अगर ये स्वीकृति दे दिए तो ये कहाँ चला जाता है, राज्यसभा में चला जाता है। और राज्यसभा उस चीज़ को क्या करती है, अगर उसको भी समझ में आता है कि हाँ ये कानून बेटर है, तो उसको ट्रांसफ़र कर देती है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर उस पर साइन कर देता है तो कानून बन जाता है, और अगर नहीं करता है तो क्या करता है, वो लौटा देता है। ठीक है, लौटा देता है। और लौटाने के बाद फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से चेक होता है, फिर यहाँ पे चेक होता है, और फिर कहाँ जाता है, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति बाध्य होकर उस कानून को लागू करता है। आई बात समझ में। ठीक है, इसके अलावा मैंने विशेष शक्तियों की बात की थी, जो 3rd चैप्टर में मैंने बात की थी। एक बार जाके अगर उसको देखना है तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई आपको। अब चलिए एक एक करके हम समझते हैं क्या है। कानून बनने से पहले इसका प्रारूप लाया जाता है, यानी कि ये। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। विधेयक। विधेयक और विधायक में फ़र्क होता है, बच्चे यही भूल जाते हैं विधेयक और विधायक क्या होते हैं। ठीक है, तो विधेयक क्या होता है, एक प्रकार का प्रारूप होता है। कानून बनने से पहले जो प्रारूप लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं। और जब यही विधेयक पे राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है तो वही विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, तो इसे विधेयक कहा जाता है। दूसरा, कानून के निर्माण में विधेयक को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, कई सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे ये लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, और इसमें एक बीच में होता है संसदीय समिति। संसदीय समिति इस विधेयक को देखती है और ये डिसाइड करती है कि क्या सही है, क्या गलत है, कुछ ऐड करना है, कुछ काटना है, इत्यादि करने का काम आपकी संसदीय समिति करती है। तो इससे क्या होता है, गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ समझिएगा यहाँ पे, जैसे हमने सरकार का जो अंग पढ़ा था, 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ऐसे ही संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और कानून निर्माण भी इसी प्रकार से होता है कि पहले लोकसभा या राज्यसभा के किसी एक सदन में भी प्रस्तुत किया जाता है। ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में पेश हो फिर राज्यसभा में जाए। ठीक है, हो सकता है कि पहले राज्यसभा में पेश हो और फिर लोकसभा में आए। तो संसद के दोनों सदनों में जाना जरूरी है, ये आप ध्यान रखिए। संसद के दोनों सदनों में जाना जरूरी है, और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास। ठीक है, इनके बीच का जो काम होता है वो संसदीय समिति का भी होता है। संसदीय समिति उस विधेयक को देखती है, कुछ ऐड करना, कुछ गलत चीज़ें होती है, या फिर कुछ उसको लगता है ये चीज़ सुधार करने की आवश्यकता है, वो करके भेज देती है। ठीक है ना, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, कानून बन जाता है। तो इसकी जो चरण है, जो अवस्थाएं, उस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। पहले चरण में क्या होता है, प्रथम चरण में कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में विधेयक को प्रस्तुत करता है। और प्रस्तुत करने के बाद क्या होती है, चर्चा होती है। प्रस्तुत करने के बाद उस पर चर्चा होती है। संसद के सभी सदस्यों के बाद एक लिस्ट आता है और उन पे वो देखते हैं, और देखने के बाद चर्चा करते हैं ये चीज़ सही है कि क्या है। दूसरे चरण में क्या होता है, विधेयक पर विचार विमर्श करके अधिकांश
अधिकांश संसदीय समिति में भेज दिया जाता है, यानी कि जो भी विधेयक है उस पर बात विमर्श करके कहाँ पे भेज दिया जाता है, संसदीय समिति में। संसदीय समिति में क्या करता है, संसदीय समिति अगर संसदीय समिति को कुछ लगता है बदलाव करने की आवश्यकता है तो उसमें बदलाव करती है, नहीं तो वो भी आगे भेज देती है। जहाँ कुछ बदलाव करने की ज़रूरत होती है वो बदलाव करती है और संसदीय समिति बदलाव को कर देती है। आगे बात करते हैं तीसरे चरण में। इस चरण में विधेयक पर मतदान होता है। लोकसभा राज्यसभा में जो होता है, पहले लोकसभा में क्या होता है या राज्यसभा में, अगर एक सदन में विधेयक पास हो जाता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा में, किसी में अगर विधेयक पास हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और वहाँ पे एक प्रोसेस होता है, वही यानी कि प्रस्तुत करना, चर्चा करना, मतदान करना और पारित कर देना। ठीक है, आगे दूसरे सदन में भी वही प्रक्रिया होती है, प्रस्तुत, चर्चा, मतदान और पारित करना। दूसरे सदन में भी पास होने के बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, यानी कि अब प्रोसेस खत्म हो गया, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और फिर राष्ट्रपति। याद रखिएगा एक चीज़ यहाँ पे कि कोई भी कानून जो होता है बिना इन तीनों के बनेगा नहीं। अगर इन तीनों में से अगर एक भी मिस हो गया तो कानून नहीं बनेगा। इन तीनों में से एक, मतलब तीनों के तीनों में जाना जरूरी है। कोई भी कानून बनेगा इन तीनों की स्वीकृति से ही बनेगा। आगे बात करते हैं, अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो कानून विधेयक बन जाता है। ये जो प्रारूप था जिसको हम विधेयक बोलते आ रहे थे, अगर राष्ट्रपति इस पे क्या कर देता है, सिग्नेचर कर देता है तो ये क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। राष्ट्रपति चाहे तो उसको, इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी मैंने बताया ना कि अगर राष्ट्रपति को लगता है कुछ कमियां हैं तो अपने विवेक के अनुसार वो क्या करता है, दोबारा वापस कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ही एक ऐसी शक्ति होती है जो वापस कर सकता है, क्योंकि अकेला बंदा साइन करे तो ठीक, नहीं तो वो चीज़ों को देखेगा, समझ में आता है अच्छा सही है तो ओके कर देगा, नहीं है तो दोबारा भेज सकता है। लेकिन ये बहुत रेयर चांस होता है ऐसे में, ठीक है ना। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बता दूं, लोकसभा राज्यसभा के पास भी शक्तियां होती है। अगर सपोज लोकसभा में कानून पारित हुआ है, विधेयक पारित हुआ है और वो राज्यसभा के पास आ रही है तो राज्यसभा के पास भी अधिकार होता है कि उसको लंबे टाइम तक अपने पास रख सकती है या फिर क्या कर सकती है, उसको लौटा सकती है। अगर इनको समझ नहीं आता है कि एक प्रस्ताव गलत है, इसको लौटा सकती है। और ऐसी ही सेम शक्तियाँ लोकसभा के पास भी होती है, ठीक है ना। आगे बात करते हो तो ये है कानून बनने की प्रक्रिया। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पेपर में ये 6 नंबर के में पूछा जाता है कि कानून कैसे बनता है। अब बात करते हैं विधेयक के प्रकार। जो विधेयक था उसके कितने प्रकार हो सकते हैं, तो विभिन्न प्रकार होते हैं। सरकारी विधेयक, निजी विधेयक, गैर वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। क्या अंतर होता है इसके बारे में समझते हैं। सरकारी विधेयक वो विधेयक होता है जो मंत्रीगण पेश करते हैं। जो मंत्री होता है ना, जिसको प्रधानमंत्री मनोनीत करता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो उसे अगर वो मंत्री अगर इस विधेयक को लोकसभा राज्यसभा में पास करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सरकारी विधेयक बोलते हैं। निजी सदस्यों के विधेयक का मतलब क्या होता है कि अगर वो जो विधेयक पेश कर रहा है वो अगर मंत्री नहीं है, वो नॉर्मल लोकसभा या राज्यसभा का कोई सदस्य है, तो उसी को क्या बोलते हैं, निजी सदस्यों का विधेयक। निजी का मतलब होता है खुद, यानी कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य खुद भी अगर बिल पास करते हैं, विधेयक पास करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं निजी सदस्यों के विधेयक। आई होप दोनों के डिफरेंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। गैर वित्त विधेयक और वित्त विधेयक क्या होता है। देखो वित्त विधेयक क्या होता है, इस चीज़ के बारे में समझते हैं। वित्त विधेयक वो विधेयक होता है जिसमें पैसा खर्च होता है। क्या होता है, पैसा खर्च, यानी कि वो विधेयक जो ये बताता है कि इस जगह पे इतना व्यय करना है विकास के लिए, तो उसी को वित्त विधेयक बोलते हैं। एक देखो धन विधेयक होता है, धन विधेयक क्या होता है, जिसमें पैसे से संबंधित। इसमें क्या है कि अगर मान लो किसी प्रकार का टैक्स को बढ़ाना है या घटाना है तो उस टाइम पे धन विधेयक को पेश किया जाता है, ठीक है। और एक बात याद रखना, धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं पेश किया जाता, पहले लोकसभा में कंपलसरी है पेश करना, उसके बाद कहाँ भेजना है, राज्यसभा में। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में, ऐसा नहीं पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में, नहीं, लोकसभा पहले फिर राज्यसभा में, ठीक है। तो टैक्स को बढ़ाना हो या घटाना हो या फिर ख़त्म करना हो, उस सिचुएशन में धन विधेयक लागू किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि अगर देश को पैसों की ज़रूरत है, कर्ज की ज़रूरत है, या सरकार के ऊपर कितना कर्जा है, तो उससे संबंधित कोई बिल पास करना है तो वो भी धन विधेयक में आता है, ठीक है ना। तो इसके अलावा
आप देखते हो जो राजकोष होता है सरकार का, जो एक बैंक होता है जहाँ पे वो सारा पैसा एकत्रित करती है, अगर उससे संबंधित कोई विधेयक है तो वो भी किस में आएगा, धन विधेयक में आएगा। लेकिन वित्त विधेयक में क्या होता है, व्यय से संबंधित होता है, व्यय यानी कि खर्च करने से संबंधित, यानी कि इतना पैसा खर्च करेंगे तो हमारे देश का ये विकास होगा, तो उससे संबंधित जो विधेयक आता है वो किस में आता है, वित्त विधेयक में आता है। चीज़ें समझ में आ गई। सरकारी विधेयक क्या होते हैं, मंत्री पेश करते हैं उसको बोलते हैं। निजी विधेयक क्या होते हैं, संसद का कोई भी सदस्य पारित कर सकता है उसको बोलते हैं। धन विधेयक क्या होता है, टैक्स से संबंधित जो होता है। इसके अलावा उधारी जो होता है, देश के प्रति जो उधारी है उससे संबंधित जो होता है उसको बोलते हैं व्यय। वित्त विधेयक क्या होता है, व्यय से संबंधित, यानी कि विकास के लिए जो व्यय करना वो वित्त विधेयक में आता है। अब बात करते हैं गैर वित्त विधेयक क्या होता है। जो विधेयक धन विधेयक और वित्त विधेयक नहीं होता है उसे ही क्या बोलते हैं, गैर वित्त विधेयक बोलते हैं। और ये दो टाइप्स के होते हैं, एक समान विधेयक जो नॉर्मल तरीके से कोई भी कानून पास करना हो, या संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक इसमें क्या है कि संविधान में अगर कुछ चेंजेस करना है तो उस टाइम में संविधान संशोधन विधेयक को लागू किया जाता है। जैसे संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटाना था तो वो किसके थ्रू आएगा, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है ना। आगे आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं, संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। संसद जो है कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, तो मैंने बताया था आपको कि जो संसद है कार्यपालिका पर रोक टोक लगा सकती है, क्योंकि संसद का जो कार्यपालिका का काम ही होता है कहाँ से, संसद से, तो इस वजह से रोक टोक लगाने का काम कर सकती है। 4 तरीके हैं जिसके द्वारा ये क्या करती है, नियंत्रण कर सकती है। कौन कौन सा, एक बहस के द्वारा, बहस और चर्चा करके, दूसरा कानूनों को स्वीकार या अस्वीकार करके, इसके अलावा वित्तीय नियंत्रण यानी कि पैसे से संबंधित नियंत्रण के द्वारा, और इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नियंत्रित कर सकती है। अभी एक एक के बारे में पढ़ेंगे। बहस और चर्चा के द्वारा, इसमें क्या लिखा है, कानून निर्माण की प्रक्रिया में संसद के सदस्यों को कार्यपालिका द्वारा बनाई गई नीतियों पर बहस और चर्चा करने का मौका मिल जाता है। अगर सपोज कोई काम ऐसा है जो कार्यपालिका कर रही है, कोई कानून बनाई है, तो उसमें क्या है कि जो संसद के सदस्य यानी कि जो विधायिका है उस चीज़ पर रोक टोक लगा सकती है या फिर बहस और चर्चा कर सकती है। तो मौका मिल जाता है जहाँ पे वो उस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर सकती है। आगे बात करते हैं, प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या होता है। देखो प्रश्नकाल और शून्यकाल क्या होता है। प्रश्नकाल वो काल होता है जिसमें जो मंत्रीगण होते हैं, मंत्रीगण से विपक्षी दल क्वेश्चन क्वेरी करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और वो क्वेश्चन तिरछे सवाल आप बोल सकते हो, यानी कि क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उलझाऊ से होंगे जिसमें फंसा दिया जाएगा, है ना। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मंत्रियों को बाध्य होकर उसका आंसर देना पड़ता है। उसी को क्या बोलते हैं, प्रश्नकाल बोलते हैं। आई बात समझ में। तो प्रश्नकाल सरकार की कार्यपालिका तथा प्रशासनिक एजेंसियों पर दृष्टिकोण रखने का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। इसमें मंत्रियों से तिरछे सवाल पूछे जाते हैं, मंत्री उन सवालों का उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, सामान्य जनता के हित के मुद्दे जैसे महंगाई हो गया, खाद्यान्न संकट हो गया, वितरण हो गया, अनाजों की उपलब्धता हो गया, दंगे हो गए, और इसके अलावा अत्याचार हो गया, कल्याणकारी जैसे मुद्दों को उठाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा शून्यकाल क्या होता है, शून्यकाल वो काल होता है जिसमें क्वेश्चन पूछे तो जाते हैं लेकिन मंत्रीगण उसका जवाब दें, ये कोई कंपलसरी नहीं होता है। प्रश्नकाल क्या होता है, जवाब देना ही पड़ेगा। शून्यकाल क्या होता है कि जिसमें वो जवाब दे या ना दे, मर्जी डिपेंड करती है उनकी, यानी कि मंत्रीगण की डिपेंडेंसी होती है। ठीक है ना। तो शून्यकाल वो काल होता है जिसमें सदस्य किसी भी अहम मुद्दे को उठा सकते हैं किंतु मंत्री उसका उत्तर दे, इसके लिए वो बाध्य नहीं होते हैं। तो पहला चीज़ हमें समझ में आया जिसकी वजह से संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कर सकती है। दूसरा, कानूनों को स्वीकार या अस्वीकार करके। इसमें क्या है कि कानूनों को स्वीकृति प्रदान करना, आखिर करेगा कौन कानूनों को स्वीकृति प्रदान। अगर मान लो कोई भी मंत्री है, मंत्री क्या है, कोई कानून बनाना चाहता है तो कानून को पेश करेगा कहाँ पे, सदन में, लोकसभा राज्यसभा में। अब जब लोकसभा राज्यसभा में पेश करेगा तो इसी को तो क्या बोलते हैं, विधायिका, इसी को बोलते हैं ना। तो विधायिका क्या करेगी, इस पर कंट्रोल लगा सकती है ना। तो वही चीज़ बताया जाए, कानून को स्वीकार करके या नामंजूर करके करने का अधिकार संसद के पास होता है और इस अधिकार के द्वारा संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। चीज़ें समझ में आ गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 4 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैं इसकी एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको बताऊंगा मैं। ठीक है। आगे बात करते हैं वित्तीय नियंत्रण।
सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय साधनों की बजट पेश की जाती है। वित्तीय का मतलब जहाँ पे भी आए समझ लो पैसा, यानी कि ये समझ लो कि अगर कार्यपालिका को पैसा चाहिए तो वो क्या करेगी, कानून पास करेगी, बताएगी कि हमें इतना ज़रूरत है, तो कहाँ पास करेगी, संसद में ही पास करेगी ना। तो संसद के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि उस पर लिमिट लगा सके, क्वेश्चन पूछ सके भाई आप इतना पैसा लेके गए थे वो क्या किए। जैसे देखते हो ना घोटाला कर देते हैं, तो घोटाले की स्थिति में बहस चर्चा इत्यादि चीज़ें होती हैं। तो सरकार कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय साधनों की व्यवस्था करती है और इसके लिए बजट बनाती है। आगे, संसदीय मजदूरी के लिए बजट बनाना और उसे प्रस्तुत करना सरकार के संवैधानिक उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस जिम्मेदारी के कारण विधायिका को कार्यपालिका के खजानों पर नियंत्रण करने का मौका मिल जाता है, यानी कि जो विधायिका है, जो संसद और कार्यपालिका पे क्या कर सकती है, उसके खजानों पर यानी कि पैसों को नियंत्रित कर सकती है, रोक सकती है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अविश्वास प्रस्ताव। कई बार ऐसा काम होता है कि सपोज कोई कानून पारित हुआ जिसमें बिल से संबंधित हुआ और मतलब पैसा चाहिए था, तो कार्यपालिका अगर पैसा लेके गई कि हमें इन चीज़ों में पैसा लगाना है, और सपोज जितना पैसे की रिक्वायरमेंट थी उससे कम पैसा लगाकर और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर वो अपने पास रख लेती है और इसकी सूचना जो विपक्षी दल है उसको अगर मिल जाती है, भनक मिल जाती है, हालांकि वो तिरछे सवाल पूछते ही पूछते हैं, तो उस टाइम पे संसद में क्या होगा, वो इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देंगे। ये विपक्षी दल के पास एक ऑप्शन होता है अविश्वास प्रस्ताव का, जहाँ पे जो पक्ष में जो दल होता है उसको अपनी मत प्रस्तुत करनी पड़ती है संसद में। अगर सपोज अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ और जो विपक्षी दल है अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया, अब जो पक्ष में जो दल है उसको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, और जब बहुमत वो सिद्ध करेगा और उस टाइम पे वो बहुमत सिद्ध करने में अगर नाकामयाब हुआ तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री के साथ, पूरी सरकार के साथ मंत्रीगण को इस्तीफा देना पड़ता है। आई बात समझ। इस वजह से अविश्वास प्रस्ताव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो एक विपक्षी दल वाला लगाता है। आई बात समझ में। तो अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा विपक्षी दल अपना अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। अगर एक बार यह पारित हो गया तो पूरी मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। पर ये ऐसा संभव कहाँ पे हो जाता है, ऐसा संभव तभी हो पाएगा जब बहुमत वाले दल की सरकार बनी हो, उस टाइम पे ये चीज़ संभव है। अदरवाइज अगर मान लो कोई सरकार बनी है जहाँ पे उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, बहुमत ज़्यादा है, तो वो तो ये भी पास कर देंगे, है ना। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार है, तो उस टाइम पे अविश्वास प्रस्ताव लाना एक बोल सकते हो कारगर हो सकता है। लेकिन जहाँ पे बहुमत वाली सरकार है वहाँ पे ये ज़्यादा कारगर नहीं है, ठीक है, क्योंकि सब अपने सरकार को ही सपोर्ट करेंगे, बेशक वो गलत हो, ठीक है ना। तो ये 4 तरीके हैं जिसके द्वारा जो संसद है वो नियंत्रित कर सकती है कार्यपालिका पे। आई चीज़ें समझ। अब बात कर लेते हैं गणपूर्ति क्या होता है। देखो आपको समझ में आना चाहिए गणपूर्ति क्या होती है। जैसे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब इसमें कितने होते हैं, 545 मेंबर होते हैं, और इसमें कितने होते हैं, 245। अब मैं बोलूँ कि जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है, लोकसभा में 545 हैं, तो क्या लोकसभा का जो काम है कब स्टार्ट हो जाएगा, जब 545 लोग आएंगे? नहीं, ये स्टार्ट हो जाएगा अगर इनका 10वां मतलब परसेंट भी अगर उपलब्ध है, सभा में है, तो इनका काम धाम स्टार्ट हो जाएगा। इसी को गणपूर्ति बोलते हैं। गण माने होता है लोग, पूर्ति मतलब होता है सप्लाई, यानी कि कुल कितने मेंबर रहेंगे जिसके द्वारा संसद को स्टार्ट किया जा सकता है। तो लोकसभा में या सदन के 10वां परसेंट जो हिस्सा है अगर रहते हैं तो संसद की कार्रवाई स्टार्ट हो सकती है, अदरवाइज कार्रवाई स्टार्ट नहीं होगी। अब इसका 10वां परसेंट कितना होगा, अगर 545 हैं तो मान लो कि 55 लोग अगर हों, ठीक है, सदन में, तो इनका काम स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और सेम इधर भी है, राज्यसभा में अगर 245 है तो कम से कम 25 लोग अगर होते हैं तो ही जाके इनका काम स्टार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये लिखा है कि सदन के किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल कितने होने चाहिए, सदन के सदस्य के 10वां भाग यानी कि 10वां हिस्सा होना चाहिए। बैठक शुरू होने के पूर्व यह गणपूर्ति नहीं होती है तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर
55 सदस्य उपलब्ध नहीं हुए, 10वां हिस्सा भी उपलब्ध नहीं हुआ, तो गणपूर्ति घंटी बजाई जाएगी, जिसके तहत जो सदन का कार्यभार रहेगा, कार्य मतलब जो भी रहेगा उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी कि आज का बैठक नहीं हो सकता क्योंकि गणपूर्ति नहीं है। लेकिन 10वां हिस्सा अगर मौजूद है तो काम स्टार्ट हो सकता है। आगे, अध्यक्ष तभी पीठासीन होगा। पीठासीन का मतलब होता है बैठना, यानी कि जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, वो तभी बैठेगा जब गणपूर्ति होगी। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, संसदीय समिति क्या होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था, संसदीय समिति अर्थव्यवस्था से, संसदीय समिति व्यवस्था से सदन के विधायी कार्य के मूल्यांकन तथा देखरेख पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो कानून से संबंधित जो भी काम होता है उसको संसदीय समिति में भेजा जाता है, वहाँ पे कार्यभार सारा चीज़ होता है, इससे क्या होता है, सकारात्मक असर पड़ता है। दूसरा, संसदीय समिति किसी भी बिल पर गठन से संबंधित विचार विमर्श कर सकती है और उसे संसद के द्वारा संसद के पास भेजती है, जिससे संसद का समय बचता है। यानी कि आधा काम यही कर देते हैं, जिसकी वजह से संसद का काम बच जाता है। आगे, संसदीय समिति होने के कारण कोई भी बिल जल्दबाजी से पेश नहीं हो सकता है और यही लोकतंत्र में जरूरी है। यानी कि कोई भी काम करो पहले बात विमर्श राय ले लो तब करो, तो ये संसदीय समिति का यही काम होता है, चीज़ों को बारीकी से देखना, जिसकी वजह से जो भी काम हो रहा है वो लोकसभा के लिए मतलब लोकतंत्र में अच्छा हो पाए। आगे, इससे क्या होता है, संसद का जो कार्यभार होता है वो कम हो जाता है। इसके अलावा समितियों के जरिए संसद के सुझाव मिलते हैं, यानी कि अब जितनी ज़्यादा लोग रहेंगे उतनी ज़्यादा मतलब अच्छाइयाँ निकल के आ सकती हैं। डिबेट होगा तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ बहुत सारी चीज़ निकल के आएंगी। तो संसदीय समिति के जरिए संसद को सुझाव मिलता है, ठीक है ना, आइडियाज़ मिलते हैं। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक का, संसद खुद को कैसे नियंत्रित करती है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि संसद कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है, लेकिन अब पढ़ेंगे संसद खुद को कैसे नियंत्रित करती है। तो खुद को नियंत्रित करने के लिए यहाँ इसमें देखो प्रावधान क्या बनाए गए हैं। जैसे सपोज ये लोकसभा है और दूसरा ये क्या है, राज्यसभा है। ये लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा में 545 मेंबर है। अब इसमें क्या है कि अब 545 मेंबरों को चलाने के लिए एक अध्यक्ष को ढूंढा जाता है। अध्यक्ष, जिसको जो अध्यक्ष होता है इसी को क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि स्पीकर, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। और दूसरा होता है उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है। तो 545 मेंबर में 2 मेंबर चुने जाते हैं, जिसको एक बोलते हैं अध्यक्ष, दूसरा क्या होता है, उपाध्यक्ष। अध्यक्ष वो होते हैं जो पक्ष वाले, यानी कि जो सरकार नियुक्त करती है, और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, जो विपक्ष दल का कोई भी एक मेंबर हो सकता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उपाध्यक्ष। अगर किसी टाइम पे अगर अध्यक्ष, इनका काम कौन करेगा, यानी कि लोकसभा का अगर काम हो रहा है तो स्पीकर के तौर पर अध्यक्ष बैठेगा, कार्यभार को देखेगा, सब चीज़ को देखेगा। लेकिन अगर किसी टाइम पे अगर अध्यक्ष नहीं उपस्थित हो पाता तो उस सिचुएशन में उपाध्यक्ष इस काम को स्टार्ट करेगा, यानी कि लोकसभा के काम को स्टार्ट करेगा। और सेम ऐसे ही राज्यसभा में भी होता है, एक अध्यक्ष वो होता है अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष। अध्यक्ष को बोलते हैं यहाँ पे सभापति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सभापति। और इसे क्या बोलते हैं, उपसभापति बोलते हैं, ठीक है। अब सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। और जो उपाध्यक्ष होता है वो कोई भी विपक्षी दल का मेंबर हो सकता है। आई बात समझ में। अब इसको इसमें समझ सकते हैं। पहला लिखा है कि सदन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ पदाधिकारियों को व्यवस्थित की गई है। लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष बनाता है, जैसा कि मैंने बताया, और एक को उपाध्यक्ष नियुक्त करता है, यानी कि ये वाला। लोकसभा में अध्यक्ष कौन चुनता है, सरकार चुनता है, और उपाध्यक्ष कौन होता है, विपक्षी दल चुनता है। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता पहले अध्यक्ष करता है और इसकी अनुपस्थिति में कौन करता है, उपाध्यक्ष को करता है, यानी कि अगर ये उपस्थित नहीं है तो उस टाइम पे ये करता है। आगे, लोकसभा अध्यक्ष किसी भी सदस्य को अनुशासन भंग करने के आधार पर सदन से निष्कृत कर दे सकता है, यानी कि बाहर भगा सकता है। जैसा कि आप ये देख सकते हो, ये लोग को बाहर किया गया है, तो उस टाइम पे भगा सकता है, ठीक है। और इस प्रकार का अधिकार और शक्तियाँ राज्यसभा में सभापति, यानी कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपसभापति को प्राप्त होता है, ठीक है ना। जो उपराष्ट्रपति होता है
उसको प्राप्त होता है, और वो भी जैसे लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनको बाहर कर सकते हैं, कोई भी मिसबिहेव करता है, और ऐसे ही सेम राज्यसभा में भी बाहर कर सकते हैं। अब देखिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। ये हालांकि ये कार्टून है, कार्टून को कार्टून में ही समझाऊंगा, बट अभी मैं इसको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे लिखा है वॉक आउट, नहीं ये आउट है। आउट का मतलब होता है कि जो स्पीकर है वो जानबूझ के इनको बाहर कर दिया, इसको बोलते हैं आउट। जैसे बोलते हैं ना टीचर गेट आउट, मतलब बाहर जाओ, तो ये किसकी मंजूरी से होता है? टीचर की मंजूरी से होता है, तो इसी को आउट किया गया है। लेकिन इसमें लिखा है आउट नहीं, ये वॉक आउट नहीं है बल्कि आउट है। तो वॉक आउट मतलब क्या होता है? वॉक आउट का मतलब होता है खुद से बाहर निकल जाना। जिससे देखते हो ना कॉलेज में बच्चे खुद से बाहर निकल जाते हैं, ऐसे ही संसद में जो सदस्य होते हैं अगर वो खुद से बाहर निकल जा रहे हैं तो उसी को क्या बोलते हैं? वॉकआउट बोलते हैं। ठीक है, और ये होगा इसी के ओर से पूरा चैप्टर ओवर। आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी सारी की सारी। अच्छा, यहाँ पे देखो एक जो टॉपिक है वो टॉपिक थोड़ा सा मैंने नहीं बताया, क्योंकि आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कौन सा टॉपिक था? ये वाला, राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ क्या होती हैं। तो राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ जो होती हैं, जैसे मान लो कि जो सूची होती है, सूची 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक होती है केंद्र, दूसरी होती है राज्य सूची, और तीसरी होती है समवर्ती सूची, है ना। तो ये कौन बनाता है? केंद्र बनाती है। ये कौन बनाता है? राज्य सरकार बनाती है। और ये कौन बनाता है? समवर्ती, जहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बनाती है। अगर सपोज इन केस अगर राज्यसभा की कोई भी कानून व्यवस्था को उठाकर अगर केंद्र सरकार में डाला जाए या समवर्ती सूची में डाला जाए, तो उस टाइम पे केंद्र जो राज्यसभा है, राज्यसभा से परमिशन लेना जरूरी है। तो इस वजह से राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ मिल जाती है, यानी कि वो अपने आप को पावरफुल समझते हैं कि अगर किसी टाइम पे कोई भी कानून अगर केंद्र में सूची में डाला जाए या फिर समवर्ती सूची में डाला जाए, तो उस टाइम पे राज्यसभा से पूछना या फिर उस प्रस्ताव को पारित करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे, इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और किस चीज़ पे वीडियो चाहिए वो चीज़ बताइए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ मिल के पढ़ रहे हैं, उनके 100 में 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। ये बात याद रखना, 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ। अब पूरी कोशिश करूँगा कोई भी चीज़ छूटे ना, तो इस वजह से 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करना है। बाकी मेरे ओर से कितना सपोर्ट चाहिए वो आप बताओ, वो सारा सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे नंबर चाहिए। आई बात समझ? चीज़ें एक बार पढ़ो, एक बार याद हो, और लंबे टाइम तक रखो। बाकी रिवीजन करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।